हेलो मित्रों, होशियार सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता की, जो कि आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 3 देखेंगे, जिसके अंदर सिंधु वासियों या सैंधव लोगों का जीवन व उनकी विशेषताएं, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, उनका धार्मिक जीवन कैसा था, उनका राजनीतिक जीवन कैसा था, उनका आर्थिक जीवन कैसा था, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज जो कि हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था, सिंधु सभ्यता का विस्तार और सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया दोस्तों सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। जो भी आपके बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन या अन्य जो दोस्त हैं वो तैयारी कर रही हैं, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। ये मेरा आपसे निवेदन है। और आपकी कोई भी शिकायत है मुझसे या आपका कोई भी सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख देवें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता की, तो आज हम देखेंगे सिंधु निवासियों या सैंधव लोगों का जीवन और उनकी विशेषताएं। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक जीवन की, कि उनका समाज कैसा था, वो रहते कैसे थे, उनका सामाजिक जीवन कैसा था। देखो, नंबर 1, यह विकसित सभ्यता का सुविकसित समाज था। बहुत ही बढ़िया समाज था उस समय, सुविकसित। उसके बाद में नंबर 2, सिंधु वासियों का सामाजिक जीवन सुखी और सुविधापूर्ण था। बहुत ही सुखी रहा करते थे, एकदम सुविधापूर्ण था, सारी सुविधाएं थी उस समय। उसके बाद नंबर 3, यहाँ का समाज मातृत्वात्मक प्रधान समाज था। नंबर 4, सैंधव समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन था। दोस्तों, जो कि आज हम देख रहे हैं, संयुक्त परिवार बहुत कम मिलते हैं, एकांकी परिवार रहते हैं, आज अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, सभी के साथ संयुक्त परिवार नहीं रहता। उसके बाद में सैंधव समाज में 4 वर्ग थे। पहला विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी व शिल्पी और चौथा श्रमिक। नंबर 6, सैंधववासी शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। कहने सैंधव लोग है वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। नंबर 7, सैंधव निवासी आमोद प्रमोद प्रेमी थे। कहने का मतलब मनोरंजन भी किया करते थे, मनोरंजन के भी साधन थे। और ध्यान रखना है, 5 मुख्य खेल था उनका मनोरंजन का या आमोद प्रमोद का। सैंधव स्त्री पुरुष दोनों श्रृंगार प्रिय थे। कहने वहाँ की स्त्रियां और पुरुष श्रृंगार भी किया करते थे। सिंधुवासी दूध, दही, घी के प्रयोग से परिचित थे। सैंधव लोग है वो, ध्यान रखना, दूध, दही, घी तीनों का प्रयोग करते थे। ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं और तीनों ही बहुत बढ़िया है शरीर के लिए, हष्ट-पुष्ट बनाने के लिए। सैंधव लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। याद रखना है, उस समय चीनी नहीं थी, शहद का प्रयोग करते थे मिठास के लिए। सैंधव लोगों को लोहे, घोड़े, तलवार, गन्ने का पता नहीं था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोहे की जानकारी सैंधव लोगों को नहीं थी। घोड़े की, हाँ, कई जगह घोड़े के अवशेष मिले हैं, लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं थी। प्रिय पशु नहीं था घोड़ा, जो आगे चलकर वैदिक सभ्यता में आर्यों का प्रिय पशु होगा घोड़ा। जबकि तलवार की, गन्ने की, इनकी जानकारी सैंधव लोगों को दोस्तों नहीं थी। सैंधव समाज में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति थी। कह लो ये 2 कुरीतियाँ भी उस समय प्रचलित थी सैंधव समाज में। उसके बाद में नंबर 13, सैंधव समाज में 3 प्रकार का समाधान प्रचलित था। कहने लो 3 प्रकार से शव को ये प्रकार से जलाया गाड़ा जाता था, जो कि नंबर 1 पूर्ण समाधिकरण,
पूर्ण समाधिकरण का अर्थ होगा दोस्तों कि संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था, वो तो होगा पूर्ण समाधिकरण। दूसरा है आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण का अर्थ है कि शव को पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे हुए शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था, उसे आंशिक समाधिकरण कहते हैं। और तीसरा है दाह संस्कार, उसे जला दिया जाता था। तो 3 प्रकार से समाधान प्रचलित था उस समय सैंधव समाज में। सैंधव निवासी युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय अधिक थे। वो शांति से कार्य करते थे, शांति को चाहते थे, कहने और शांति प्रिय अधिक थे। सैंधव समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। कहने के लिए सबसे छोटी इकाई है वो क्या थी? परिवार थी। दोस्तों याद रखना है, सैंधववासी वस्त्र सूती व ऊनी दोनों प्रकार के पहनते थे, दोनों प्रकार के पहनते थे। आभूषण भी पुरुष और स्त्री दोनों ही प्रयोग करते थे उस समय। कहने का मतलब उनके सामाजिक जीवन था वो बहुत ही बढ़िया था। लिपि भी थी, मोहरें भी थी। उस समय देखा जाता है कि उस समय मृदभांड, इनसे हमें ये जानकारी भी प्राप्त हुई है कि उनका सामाजिक जीवन बहुत ही बढ़िया था। यह विकसित सभ्यता का सुविकसित समाज था सैंधव लोगों का। तो ये तो था सामाजिक जीवन दोस्तों सैंधववासियों का, या ये कहो कि सैंधव लोगों का। तो इसमें कई पॉइंट वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि संयुक्त परिवार है, मातृत्वात्मक प्रधान समाज था उनका। वहीं आप देखोगे कि वो श्रृंगार प्रिय भी थे, दूध दही घी के प्रयोग से परिचित थे, जबकि लोहे घोड़े तलवार गन्ने का उन्हें कोई नॉलेज नहीं था, पता नहीं था। वहीं हम देखेंगे मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया करते थे। वहीं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है कि सैंधव समाज में समाधान कितने प्रकार का प्रचलित था? 3 प्रकार का। और ये 3 प्रकार कौन कौन से थे? सैंधव निवासी युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय अधिक थे। दोस्तों ये लाइन भी जरूर ध्यान में रखना है। उसके बाद में धार्मिक जीवन, उनका धार्मिक जीवन कैसा था, इसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। जैसे कि नंबर 1, इनका प्रधान देवता पशुपति शिव था। पशुपति शिव इनका प्रधान देवता था। दोस्तों याद रखना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे कि देखो पशुपति शिव इस प्रकार का था। ये नंबर 2, ये परम पुरुष और परम नारी, जिसे हम मातृ देवी भी कह सकते हैं, परम पुरुष परम नारी की उपासना करते थे। परम पुरुष और परम नारी की उपासना भी करते थे। ये प्रजनन शक्ति की पूजा भी करते थे, जैसे कि लिंग और योनि की पूजा, ऐसे अवशेष प्राप्त हुए। नंबर 4, ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, राजी करने के लिए पशु बलि और नर बलि भी देते थे, जो वर्तमान में प्रतिबंधित है। हालांकि नर बलि तो अब नहीं दी जाती, पीछे पशु बलि जरूर दी जाती थी, लेकिन उसको अब सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है। लेकिन सैंधव लोग देवताओं को, अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि और नर बलि भी देते थे। नंबर 5, ये नाग, जल और वृक्ष पूजा, मुख्य वृक्ष कौन सा इनका? पीपल, भी करते थे। ये नाग, जल और वृक्ष पूजा भी करते थे। ये पशु पूजा भी करते थे। कुबड़दार बैल इनका प्रमुख पशु माना जाता है। सैंधव लोगों में योग साधना, ये मत सोचना कि योग दिवस अभी बाबा रामदेव के कहने पे मनाया जा रहा है, बाबा रामदेव ने ही योग की शुरुआत की है। नहीं, पतंजलि ने ही शुरुआत नहीं की, बल्कि सैंधव लोग भी योग साधना का किया करते थे। उनका भी महत्व था योग साधना का। सैंधव नगरों में किसी भी मंदिर व समाधि के अवशेष नहीं मिले हैं, क्योंकि हम देखेंगे मंदिर है वो गुप्त काल में शुरू होंगे।
मंदिरों का जो प्रचलन है वो कब आएगा? गुप्त काल में। तो सैंधव लोगों को मंदिर और समाधि के जानकारी नहीं थी, इनके अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुए। लेकिन मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः, ये जरूर माना जाता है कि मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सैंधव सभ्यता से ही होता है। मूर्ति पूजा शुरू हो चुकी थी, लेकिन मंदिर व समाधि के अवशेष यहाँ पर प्राप्त नहीं हुए हैं। नंबर 9, ये लोग धूप दीप का प्रयोग करते थे। दीपक बने हुए मिले हैं कई जगह अवशेष, तो धूप दीप का भी प्रयोग करते थे। ये लोग अंधविश्वासी थे, वास्तुशास्त्र पे विश्वास करते थे, अंधविश्वासी थे तथा ताबीज आदि का प्रयोग करते थे। ऐसे अवशेष मिले हैं कि ताबीज भी मानते थे, अंधविश्वासी थे ये लोग। नंबर 11, सूर्य पूजा। स्वास्तिक का चिन्ह सैंधव लोगों की ही देन है। हमें स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो ये मानो सैंधव लोगों के द्वारा ही दिया गया था। सूर्य पूजा या चक्र पूजा करते थे, ऐसे भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। नंबर 12, सभ्यता की खुदाई में एक नग्न व्यक्ति योग मुद्रा में बैठा है। नग्न व्यक्ति एक योग मुद्रा में बैठा है। इस व्यक्ति के 3 मुख हैं, 2 सींग है, त्रिशूल की तरह है। इसके बाईं ओर एक गेंडा व भैंसा, दाईं ओर एक हाथी और व्याघ्र, सामने एक हिरण और 6 शब्द अंकित है, मानो यही उनका पशुपति शिव है। लेकिन मार्शल महोदय ने इसे आद शिव बताया है। दोस्तों, ये बात भी जरूर ध्यान में रखना कि उनके पशुपति शिव की जो प्रतिमा प्राप्त हुई है वो किस प्रकार की है, कई बार पूछा जा सकता है। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन, तथ्य, कथन बनाए जा सकते हैं। ये उनका धार्मिक जीवन, जिसमें हमें याद रखना है, एक तो उनका प्रधान देवता पशुपति शिव, एक वो परम पुरुष परम नारी की उपासना करते थे, प्रजनन शक्ति की भी पूजा करते थे। वो पशु बलि और नर बलि भी देते थे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। नाग पूजा, जल पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, अग्नि पूजा आदि भी वो करते थे। तो ये था उनका धार्मिक जीवन। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों राजनीतिक जीवन कैसा था उनका। तो ध्यान है राजनीतिक जीवन। सिंधुवासियों का शासन जनतंत्रात्मक था। दोस्तों, एक बात तो ये जरूर ध्यान रखना कि उनका जो प्रशासन होता था, शासन होता था, वो जनतंत्रात्मक था, लोकतंत्रात्मक था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो इनके 2 प्रमुख स्थल थे, का शासन दुर्गों द्वारा, जो उनके किले दुर्ग होते थे वहां से होता था, जिनमें केंद्रीय अधिकारी निवास करते थे। उनका एक राजा भी होता था, ऐसा माना जाता है। ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में ही था, ऐसा भी पता चलता है। सैंधव समाज की व्यापक एवं विकास को देखने से ऐसा लगता है कि यह सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति से संचालित होती थी। कहने वाला इस तरीके की व्यापकता और विकास को देख करके ऐसा लगता था कि किसी केंद्र शक्ति के द्वारा इसका शासन संचालित होता था। जैसे राजतंत्रात्मक या हम कह सकते हैं एकात्मक का होता है, केंद्रीकरण का जो शासन होता है, उस प्रकार का शासन था उनका। पिगट महोदय के विचारों में कहा जाता है कि सिंध प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। किसका था? पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। उनके आदेशों से ही शासन चलता था एक प्रकार से। तो ये था उनका राजनीतिक जीवन। अति महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई राजनीतिक जीवन में। हालांकि इनका सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन ही है। दोस्तों, उनको ज़रूर तैयार करना है। आप जो नोट्स बना रहे हैं उसके अंदर इनको बढ़िया सुंदर तरीके से नोट्स के अंदर लिखना है। सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन। अब देखते हैं हम आर्थिक जीवन। नंबर 4, सैंधव वासियों का आर्थिक जीवन कैसा था। सैंधव लोगों के आर्थिक जीवन के 4 आधार स्तंभ थे। पहला कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा उद्योग धंधे, चौथा व्यापार वाणिज्य। दोस्तों, याद रखना है सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था, क्योंकि यह व्यापार वाणिज्य प्रधान ही सभ्यता थी।
आ रही थी वो कृषि प्रधान थी, जबकि ये व्यापार प्रधान थी, क्योंकि व्यापार का बहुत ही महत्व था, व्यापार का बहुत ही महत्व था यहाँ पर। गेहूं और जौ सिंधु वासियों के मुख्य खाद्यान्न थे। दो बड़ी फसलें कौन सी थी प्रमुख? गेहूं और जौ थी। इसके अलावा चावल है, धान, इसके अवशेष भी मिले हैं। कपास, जो कि कपास के तो ये आविष्कारक माने जाते हैं, सर्वप्रथम कपास का प्रयोग इन्होंने ही किया था। बाजरा, तिल, मटर, राई, खजूर, तरबूज आदि की खेती भी किया करते थे, लेकिन मेन है वो गेहूं और जौ है। मेन के गेहूं व जौ है, क्योंकि सिंधु घाटी के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। तो गेहूं जौ इनका प्रमुख है। उसके बाद में सैंधव लोग व्यापार में धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। कहना सिक्के प्रचलित नहीं थे धातु के उस समय। क्रय विक्रय, लेन देन, क्रय विक्रय, वस्तु विनिमय, कहना वस्तु के बदले वस्तु देते थे, के माध्यम से होता था उनकी अर्थव्यवस्था ऐसी थी। तौल व नाप के साधन प्रयोग में लेते थे, तौल व नाप के साधन प्रयोग में लेते थे जो 16 के गुणांक में थे, जैसे कि 16 है, 32 है, 64 है, इनके अनुपात में ही लेते थे। 16, 32, 64, 160, 320, 340 आदि के। कहने का मतलब है तौल की इकाई इनके 16 के अनुपात में थी। तो ये था उनका आर्थिक जीवन। दोस्तों, इसी के साथ कहना चाहूँगा कि सदा मुस्कुराते रहो, सदा हंसते रहो, सदा खुश रहो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कर देवें। और मिलते हैं अगले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता का भाग 4, जो इसका अंतिम होगा सिंधु सभ्यता का, जिसके अंदर हम देखेंगे प्रमुख स्थल, खोजे गए स्थल और उनके अंदर कौन कौन से अवशेष मिले हैं, किसने खोज की, कब की, उत्खनन कार्य किसने करवाया, क्या क्या वहाँ पे प्राप्त हुए अवशेष खोजने के बाद उनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद।